मैं अनुपम शर्मा जायसवाल क्लासेस में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा में एक और अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं और वो है विलयन, जैसा कि आप बोर्ड में देख भी रहे हैं। पहले तो ये समझे कि विलयन है क्या चीज। जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ जो होती हैं उनकी मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो एक दो अवस्थाएं और होती हैं पर वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल, तो हम मुख्यतः तीन अवस्थाओं को समझते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहले तो ये समझे कि ये जो अवस्थाएं हैं ये किस आधार पर दी गई हैं, अर्थात कि ठोस हम किसी पदार्थ को बोलते हैं तो वो किस आधार पर ठोस बोल रहे हैं, द्रव बोल रहे हैं तो किस आधार पर बोल रहे हैं, या गैस बोल रहे हैं तो किस आधार पर बोल रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि लोहा एक ठोस है, तो क्या वो सभी तापक्रम पर ठोस है? नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने लोहे को बहुत उच्च तापक्रम पर गर्म कर दिया तो वह द्रव में बदल जाएगा। पानी को हम कहते हैं कि पानी एक द्रव है, तो क्या पानी हर तापक्रम पर द्रव है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि पानी को अगर हम ठंडा करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तो पानी बर्फ में अर्थात ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर पानी को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापक्रम पर गर्म करें तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार हम कहते हैं कि CO2 एक गैस है, तो ये सभी तापक्रम पर तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर इनको हम इन नामों से क्यों जानते हैं पदार्थ को कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है? तो पहले इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ जिस अवस्था में होता है वो उसकी वास्तविक या नेटिव अवस्था होती है, और हमारे केमिस्ट्री में इसका कैलकुलेशन हम एक कंडीशन पे करते हैं जिसको बोलते हैं SATP। SATP का फुल फॉर्म होता है सब एम्बिडियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सब एम्बिडियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन पे दाब जो होता है हमारा एक वायुमंडल या 1 ATM, इसी को कहते हैं वायुमंडल, ये दाब का एक मात्रक है, और टेम्परेचर जो होता है या तापक्रम जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं SATP। SATP एक कंडीशन है जिसके ऊपर हम लोग पदार्थ की अवस्था का मापन करते हैं। अर्थात अगर कोई पदार्थ ठोस है तो हम कहेंगे कि वो SATP पे ठोस है। तो हमने कहा कि लोहा एक ठोस पदार्थ है, तो लोहा ठोस क्यों है? लोहा ठोस है SATP पर, अर्थात एक वायुमंडल दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वैसे ही हमने कहा कि पानी एक द्रव है तो वो SATP पे द्रव है, मतलब इस कंडीशन पे वो द्रव है। अगर हम तापक्रम और दाब परिवर्तित कर देंगे तो इनकी अवस्थाएं भी बदल जाएंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्थाएं गणना में ली जाती है वो बेसिकली SATP पर होती है। अभी हमने हेडिंग डाली है विलयन, मतलब अब यहां से हमने अवस्थाएं तो समझ ली कि इनकी अवस्थाएं SATP पर ज्ञात की जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं इसमें, विलयन। विलयन होता क्या है? अगर विलयन को परिभाषित किया जाए तो सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि विलयन किसी द्रव से संबंधित होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। द्रव से संबंधित तो है और बहुत सारे और मतलब स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब वो कैसे? पहले तो इसकी परिभाषा देखें कि विलयन की परिभाषा होती क्या है। तो विलयन जो होता है वो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो मुख्यतः जो कहने वाली बात यह है कि जब विलयन बनेगा तो मिश्रण कैसा होगा, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर आता है। मिश्रण होगा समांगी, समांगी मिश्रण। अब समांगी का मतलब क्या होता है? समांगी को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपाउंड को आपस में मिलाएंगे या पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो वो पूरी तरह से आपस में घुल मिल जाना चाहिए या मिक्स हो जाना चाहिए, या यूं बोले कि अपनी आइडेंटिटी खो देनी चाहिए। मतलब दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी खो देंगे तब बनेगा होमोजेनियस मिश्रण या समांगी मिश्रण। तो विलयन भी
इसी प्रकार होते हैं। विलयन दो या पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं। अब विलयन जो होते हैं उनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहले तो ये समझे कि विलयन मुख्यतः जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो विलयन के प्रकार जानने के लिए आपको एक टेबल समझनी पड़ेगी, और जो पॉपुलरली क्वेश्चन यहां से आपको कंपटीशन में या आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मैं यहां पे लिख रहा हूं विलयन का प्रकार कि किस प्रकार का विलयन है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं विलेय की अवस्था, और इधर लिख रहा हूं मैं विलायक की अवस्था। अर्थात ये जो अवस्थाएं हैं ये इनकी ठोस, द्रव या गैस, इस अवस्था की यहां पे बात की जा रही है। तो पहला विलयन का जो पहला प्रकार होता है जो कि बहुत पॉपुलर है, जो पूछा जाता है, और वो होता है जेल। इंग्लिश में भी इसको जेल बोलते हैं, GEL, जेल। जेल एक प्रकार का विलयन है, और उसमें विलेय की अवस्था और विलायक की अवस्था क्या होती है। तो विलेय की अवस्था यहाँ पे द्रव होती है, और विलायक की अवस्था यहाँ पे जो होती है वो ठोस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जेल जो है वो द्रव और ठोस का समांगी मिश्रण है। अब ये आपको समझना है कि ये पता कैसे चलेगा कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो अगर मान लीजिए जैसे बोलता है किसी विलयन का, जैसे हमने कहा कि जेल एक है, तो अब ऑप्शन कैसे देगा, बोलेगा जेल एक है, द्रव ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन, या ठोस ठोस का विलयन। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन देगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पहले प्रोनाउंस किया जा रहा है, मतलब जो अवस्था पहले बोली जा रही है वो विलेय की अवस्था है, और जो दूसरी अवस्था है वो आपकी विलायक की अवस्था है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जो पहले प्रोनाउंस किया जा रहा है वो विलेय की अवस्था है। जैसे हमने कहा कि जेल एक विलयन है, किसका, तो हम बोलेंगे द्रव ठोस का, न कि ठोस द्रव का, क्योंकि जो पहले प्रोनाउंस हो रहा है वो विलेय की अवस्था है। दूसरा विलयन का जो एक पॉपुलर प्रकार होता है, जो अक्सर पूछा जाता है, और वो है मिश्र धातु। मिश्र धातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलॉय भी कहते हैं। मिश्र धातु जो होता है वो ठोस ठोस का मिश्रण है, अर्थात मिश्र धातु भी एक विलयन ही है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, स्टूडेंट ये समझ नहीं पाता कि मिश्र धातु तो कोई ठोस है, वो कैसे विलयन बन सकता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का विलयन ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिश्र धातु क्या है। तो मिश्र धातु एक विलयन है, और किस किस का मिश्रण से वो बन रहा है, वो है ठोस ठोस, मतलब विलेय भी वहां ठोस अवस्था में है और विलायक भी ठोस अवस्था में है, और इन दोनों ने मिलकर समांगी मिश्रण बना रखा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा प्रकार विलयन का जो बहुत पॉपुलर है वो हम देख लेते हैं, और वो है सामान्य विलयन। सामान्य विलयन जिसको हम लोग अक्सर जानते हैं, और इसी आधार पे हम ये कह देते हैं कि विलयन जो होता है वो केवल द्रव के रिस्पेक्ट में होता है, वो इसी विलयन की हम बात करते रहते हैं, समान विलयन, या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, यहाँ पे जो विलेय होता है वो ठोस होता है, और विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। तो ये कहलाता है हमारा समान, मतलब सामान्य विलयन या ट्रू सॉल्यूशन। अब आगे चले तो चौथा एक और प्रकार होता है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल भी एक प्रकार का विलयन है, जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही गैस अवस्था में होते हैं। दोनों यहाँ पे गैस अवस्था में होंगे, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है हवा। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, हवा। तो पूछता है, भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर वाला और पहला नंबर वाला, ये अक्सर पूछे जाते हैं कंपटीशन में। हवा क्या है, तो हवा भी एक विलयन है दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हवा एक विलयन है, और वो गैस और गैस का विलयन है, मतलब विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है, वो दोनों ने मिलकर आपस में समांगी मिश्रण बनाया है। अब इसके आगे चले तो एक और पॉपुलर जो विलयन का एक प्रकार होता है, जिसको हम लोग इस कंडीशन में देखेंगे, और उसको बोलते हैं हम लोग
ब्लिस्टर, ब्लिस्टर या हिंदी में बोला जाए तो फफोले कहे जाते हैं, ये भी एक प्रकार का विलयन है। और इसमें जो विलेय होता है वो गैस होता है और विलायक जो होता है वो ठोस होता है। तो ये गैस और ठोस का एक पॉपुलर मिश्रण है जो कहलाता है आपका ब्लिस्टर या फफोला। तो कुछ बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल मैंने लिए या टाइप लिए विलयन के जो कि कंपटीशन में आते हैं, खास तौर से जेल हो गया, मिश्र धातु हो गई, एरोसॉल हो गया, ये सारे के सारे विलयन के प्रकार हैं। ये तो मैंने किस आधार पे वर्गीकरण किया? ये मैंने विलयन का वर्गीकरण किया विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर। तो ये जो अवस्थाएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आपको मैंने कुछ देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये अवस्थाएं किस पे कैलकुलेट हो रही है? ये कैलकुलेट हो रही है SATP पर, अर्थात एक वायुमंडल दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अवस्थाएं लिखी गई हैं। पर अगर हम तापक्रम में परिवर्तन करें या दाब में परिवर्तन करें तो ये इनकी कहानी बदल जाएगी, तो ये वो विलयन फिर अब नहीं रह जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा इस उम्मीद करता है आपसे कि ये जो डाटा है या ये जो अवस्थाएं हैं वो किस पे गणना की जा रही है? SATP पर गणना की जा रही है। अब आगे चले दोस्तों यहां से, तो एक बात यहां पे और समझनी है कि जो विलेय होता है वो हमेशा अमाउंट में कम होता है और विलायक जो होता है वो हमेशा अमाउंट में ज्यादा होता है। अर्थात अगर मान लीजिए कोई बताए कि कोई एक यौगिक A है जिसकी मात्रा 2 ग्राम है और एक यौगिक B है जिसकी मात्रा 5 ग्राम है और ये दोनों मिलके एक विलयन बना रहे हैं AB, तो बताइए इसमें विलेय कौन होगा या विलायक कौन होगा? तो आप बताएंगे इसमें A विलेय है और B विलायक है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा ज्यादा है। अब इससे मतलब नहीं होता कि पहले आप किसको लिख रहे हैं। अगर मैं डाटा बदल दूं, अगर A का मान 5 ग्राम कर दूं और B का वैल्यू 2 ग्राम कर दूं, तो अब मेरा B बन जाएगा विलेय और A हो जाएगा विलायक। तो आप समझ रहे होंगे कि मात्रा के आधार पर भी हम विलेय और विलायक को पहचान सकते हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा आगे बढ़े, तो ये मैंने अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार बताए। अब कणों के आधार पर भी विलयन को विभाजित किया जा सकता है। तो विलयन का वर्गीकरण जो हो रहा है, अब विलेय के कणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, कणों के आधार पर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो विलेय जो मिला रहे हम लोग विलायक में, उनके कणों के साइज के बेस पे, अगर हम कणों का आकार बोले, कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, अर्थात साइज के बेस पे, हम साइज के बेस पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अगर हम साइज के बेस पे वर्गीकरण करें तो विलयन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइडल विलयन, और तीसरा होता है निलंबन, जिसको हम लोग इंग्लिश में सस्पेंशन भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सस्पेंशन भी बोलते हैं, हिंदी में निलंबन। अब ये विलेय के कणों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अब कितने कण का आकार होना चाहिए तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि वास्तविक विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलेय के कण, विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। ये nm लिखा है, ये है नैनोमीटर। अब नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इसका मतलब है कि अगर विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हुआ तो ऐसा विलेय
जब विलायक में मिलाया जाएगा तो बनने वाला विलयन कहलाएगा आपका वास्तविक विलयन। अब आते हैं दोस्तों कोलाइडल विलयन के बाद कि कोलाइडल विलयन में आकार कितना होना चाहिए। तो कोलाइडल विलयन में जो विलेय के कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो कोलाइडल विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहलाता है। और तीसरा जो है निलंबन, इसमें विलेय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो आप कणों के आकार के आधार पर या विलेय के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांट सकते हैं, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। आपके सिलेबस में जो कोलाइडल विलयन है इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दी गई है, जिसको कि मैं लेके अब आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम बात करें वास्तविक विलयन के एग्जाम्पल की यहाँ पे, तो वास्तविक विलयन का जो एग्जाम्पल है ये बहुत सिंपल है। जैसे नमक का घोल है, नमक का घोल या शक्कर का घोल जो हम शरबत बनाते हैं, ये सारे वास्तविक विलयन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। पर जो कोलाइडल विलयन है वो एक खास प्रकार के कणों के आकार के आधार पर बनते हैं। इसी कारण प्रकृति में इनका विशेष महत्व है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कोलाइडल विलयन जो है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारा ह्यूमन ब्लड ही है। हमारा जो रक्त है, मानव रक्त, वो कोलाइडल विलयन है। मिल्क जो है, दूध जो होता है, वो भी एक कोलाइडल विलयन है। तो ये कुछ बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं। पर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पढ़नी है यहाँ पे। तो अगर मैं कोलाइडल विलयन की बात करूं, कोलाइडल विलयन की बात करूं तो कोलाइडल विलयन के जो गुण हैं वो 3 बहुत पॉपुलर गुण हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है कि आता ही है और इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर मैं बात करूं कोलाइडल विलयन के गुण के पहला, तो पहला गुण है प्रकाशीय गुण। पहला गुण है प्रकाशीय गुण। प्रकाशीय गुण के अंदर जो क्रिया होती है, जो आपको पढ़ना है, एग्जाम्पल कह लीजिए क्रिया होती है, वो है आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव एग्जाम्पल बोल लीजिए या प्रकाशीय गुण बोलिए, ये है टिंडल प्रभाव। अब ये टिंडल प्रभाव होता क्या है? टिंडल प्रभाव एक प्रकाशीय गुण है कोलाइडल विलयन का। तो ऑप्शन में पूछता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो टिंडल प्रभाव एक प्रकाशीय गुण है कोलाइडल विलयन का। और इसमें होता क्या है कि जब किसी कोलाइडल विलयन में से हम जो लाइट को पास करते हैं, या यूं बोलिए कि हम सामान्य प्रकाश को जब कोलाइडल विलयन से गुजारते हैं, तो कोलाइडल विलयन में जो प्रकाश पुंज का जो पथ है या उसका रास्ता जो है वो चमकने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो कोलाइडल विलयन में से जब हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट का जो पथ है वो चमकने लगेगा। इस प्रोसेस को या इस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसका दूसरा प्रभाव जो पॉपुलर है, और वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, या इसको हिंदी में बोले तो यांत्रिकी गुण। यांत्रिकी गुण, तो कोलाइड का यांत्रिकी गुण जो होता है, इसमें अगर मुझे एग्जांपल बोला जाए तो वो होता है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति, ये सारे वैज्ञानिकों के नाम है, टिंडल हो गया, ब्राउनियन हो गया, जिन्होंने ये गुण दिया था। तो कोलाइड का यांत्रिकी गुण जो होता है वो होता है ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें होता क्या है, कोलाइडल कण जो होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट या उसके प्रभाव को निष्क्रिय करके
कोलाइडल विलयन में घूमते रहते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति जो होती है वो कोलाइडी विलयन की जो जिग-जैग गति होती है कोलाइडल कणों की, उसको बोला जाता है। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनियन ने एंथर में देखा था, जो पराग कण होते हैं उसमें इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, देखा था, तो उनके नाम से ये गति का नाम पड़ा है ब्राउनियन गति। अच्छा, यांत्रिकी गुण का फायदा क्या होता है? कोलाइडी विलयन में अगर पूछा जाए तो यांत्रिकी गुण का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यांत्रिकी गुण के कारण ही कोलाइडल विलयन अपने अस्तित्व को बना के रखता है। अर्थात जो कोलाइडी कण होते हैं वो बैठ नहीं पाते नीचे, प्रेसिपिटेट नहीं हो पाते या कोगुलेट नहीं हो पाते या स्कंदित नहीं हो पाते, और इसी कारण कोलाइडी विलयन का स्थायित्व तो बना रहता है। तो इस गुण का सबसे बड़ा उपयोग क्या होता है? अगर कोई पूछेगा कि इस गुण का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, तो ये गुण जो होता है कोलाइड के स्थायित्व को बना के रखता है, स्थायित्व को बनाने में मदद करता है। तो यांत्रिकी गुण ही किसी भी कोलाइडल विलयन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है। और दोस्तों इसमें तीसरा एक और बहुत पॉपुलर गुण होता है जो कोलाइडल विलयन में देखने को मिलता है, और वो होता है विद्युतीय गुण। तीसरा गुण जो होता है विद्युतीय गुण, और इसका अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसका एग्जाम्पल है धन कण संचलन। धन कण संचलन ये एक कोलाइड का विद्युतीय गुण है, या इंग्लिश में बोला जाए तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कोलाइडी विलयन की। धन कण संचलन क्या होता है? जब किसी कोलाइडल विलयन को हम इलेक्ट्रोड के माध्यम से जब कनेक्ट करके हम इसमें करंट पास करते हैं कोलाइडी विलयन में, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो विपरीत आवेश की ओर जाकर जमा होने लगते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं धन कण संचलन। तो इस क्रिया का सबसे ज्यादा उपयोग, या यूं कहें कि इसकी क्या महत्व है, तो विद्युतीय गुण जो होता है वो कोलाइडी कणों में जो आवेश है उसको पता लगाने में मुख्यतः किया जाता है कि जो कोलाइडी विलयन है वो क्या धन आवेशित है या ऋण आवेशित है। इसकी जानकारी जो होती है वो धन कण संचलन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आपने समझा कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कोलाइड की, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रकाशीय गुण जिसमें आपने टिंडल प्रभाव, दूसरा ब्राउनियन गति, और तीसरा जो है यांत्रिकी गुण, और तीसरा विद्युतीय गुण जिसमें धन संचलन देखा। इसके अलावा अगर हम कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए एक और प्रोसेस या एक और क्रिया की जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, या हिंदी में बोला जाए तो स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या, पहले तो ये समझिए कि स्वर्ण संख्या का स्वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ये समझते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ये समझते हैं कि स्वर्ण संख्या स्वर्ण से लेना देना है, यही क्वेश्चन बनता है क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझते हैं। तो स्वर्ण संख्या होती क्या है? स्वर्ण संख्या होती है किसी भी कोलाइडल विलयन को स्कंदित होने से रोकने के लिए जो पदार्थ हम मिलाते हैं कोलाइडी विलयन में उसकी मिलीग्राम में मात्रा होती है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, किसी भी कोलाइडल विलयन के स्कंदित होने से रोकने के लिए बाहर से जो पदार्थ हम मिलाते हैं वो उसकी मिलीग्राम में जो मात्रा होती है वो कहलाती है उसकी स्वर्ण संख्या। सबसे अच्छा जो स्कंदित को रोकने के लिए, कोलाइडल विलयन के स्कंदन को रोकने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है वो होता है जिलेटिन। जिलेटिन सबसे बढ़िया पदार्थ है जो कि कोलाइडल विलयन को स्कंदित होने से रोकेगा। और सबसे खराब, क्योंकि इसकी जो स्वर्ण संख्या होती है इसकी 0.005 मिलीग्राम होती है, मतलब इसकी बहुत कम मात्रा लगती है स्कंदन को रोकने के लिए। और सबसे खराब जो होता है कोलाइडी विलयन को रोकने के लिए
वो होता है आलू का स्टार्च। आलू का स्टार्च, और इसकी जो स्वर्ण संख्या मात्रा होती है वो होती है 25 मिलीग्राम। तो दो बहुत पॉपुलर इस्तेमाल किए जाते हैं पदार्थ जो कि कोलाइट को स्कंदित होने से रोकते हैं। अब इसमें जो तीसरा विलयन था उसके बारे में आपको डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, पर इतना तो जानना है कि उसमें पार्टिकल का साइज क्या था, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जो सस्पेंशन या जिसमें हम बता रहे थे कि पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर के साइज होंगे तो वो निलंबन या सस्पेंशन कहलाते हैं। तो आपके सिलेबस में विलयन में ये टॉपिक थे जो आज मैंने कवर किए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे का नया टॉपिक और आगे इसमें शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।